नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और पहला वीडियो मैंने ज्ञानवापी पर बनाया था। ये अपने नए YouTube चैनल पे मैं दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें, कुछ आपस में बात हो जाए। फेसबुक और ट्विटर पर तो कई लोग वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन YouTube पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। इसीलिए मैं यही कहूँगा, अभी भी यही आग्रह करूँगा कि YouTube पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकन नोटिफिकेशन वाला जो भी होता है उसको एक बार प्रेस कर दीजिए। एक उंगली का काम है, बस ज़्यादा कुछ आपको करना है नहीं। तो ये सब कर लीजिए। और कई लोगों का कहना है कि लिंक नहीं क्लिक हो रहा है, तो लिंक जिनका नहीं क्लिक हो रहा है वो सीधा YouTube पर जाकर सर्च कर ले, और अनुपम के सिंह नाम से चैनल है और वहाँ पे आपको मैं मिल जाऊँगा। आज हम बात करेंगे बिहार की, नीतीश कुमार की। लगातार एक सप्ताह से चर्चा में बने हुए हैं नीतीश कुमार। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे वीडियो को लेकर आप सुझाव दे रहे हैं, जो भी कमेंट्स में आप खामियां कमियां गिना रहे हैं, उस पर लगातार काम किया जा रहा है। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको दिख भी जाएगा कि सुझाव पे आपके अमल किया जा रहा है, खामियों पर काम किया जा रहा है। फिलहाल तो नया YouTube चैनल है, तो सपोर्ट करें, यही कहूँगा। बधाई हो, बिहार में सरकार बदल गई है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, कोई और मुख्यमंत्री नहीं बना है। नीतीश कुमार ने ही शपथ भी ले ली है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहले भी नीतीश कुमार ही थे। लेकिन तमाम सियासी जोर घटाव और गुणा भाग के बीच ये सवाल तो ज़रूर उठता है कि इससे एक आम बिहारी को क्या मिला। एक तरफ भाजपा, जीतन राम मांझी की हम, चिराग पासवान वाली लोजपा और पशुपति कुमार पारस वाली लोजपा के अलावा उपेंद्र कुशवाहा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, राजद है और कुछ वाम दल हैं। हाँ, वाम दल भी हैं जिनका अगले चुनाव में शायद ही कोई अस्तित्व बचे। वैसे लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने अलावा बाकी की 4 पार्टियों को किस तरह एडजस्ट करेगी, ये भी सोचने वाली बात है। एनडीए के पास बिहार में अभी 39 सीटें हैं लोकसभा में। ये सारी जद्दोजहद इसीलिए नहीं की जा रही है कि सीटों की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि एनडीए 40 की 40 सीटें जीत लेता है, फिर भी उसके पास एक ही सीट एक्स्ट्रा होगी। इसीलिए इतना कुछ इसीलिए किया जा रहा है ताकि सीटों की संख्या ज़्यादा न घटे। असल में नीतीश कुमार नामक मजबूरी को भाजपा ने सिर्फ इसीलिए गले लगाया है ताकि वो अगले 1.5 साल तक का समय खरीद सके। क्यों, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाता है, इसके तुरंत बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे देते हैं। अगले ही दिन परिवारवाद पर प्रहार करते हैं, जनता को बताते हैं कि कैसे उन्होंने कभी अपने परिवार में किसी को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। याद कीजिए, पिछली बार जब 2017 में नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर राजद से नाता तोड़ा था, तब उन्होंने भ्रष्टाचार पर बातें की थी और भाजपा के साथ गए थे। राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता, चिंगारी जलती रहती है, बस दिखाई नहीं देती। पटना में इंडी गठबंधन की पहली बैठक में लालू यादव द्वारा राहुल गांधी को दुल्हा बताया जाना, बेंगलुरु में दूसरी बैठक में नीतीश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब रहना, फिर मुंबई में तीसरी बैठक में उन्हें संयोजक न बनाया जाना और दिल्ली में हुई अंतिम बैठक में डीएमके नेता टीआर बालू पर भड़क जाना। इस आग की चिंगारी तो कब से सुलग रही थी और रह रह कर हवा के झोंके उसके समीप आ रहे थे। मोदी सरकार के एक बड़े कदम ने हवा को तेज कर दिया, चिंगारी ने आग का रूप ले लिया और इस आग ने महागठबंधन को स्वाहा कर दिया। अब सवाल उठता है, भाजपा समय क्यों खरीदना चाहती है? पहला कारण, सत्ता में रहने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। खासकर बिहार में जो स्थिति है उसमें कुछ भी अच्छा होगा तो इसे भाजपा अपने पक्ष में भुनाएगी, और कुछ भी गड़बड़ी होगी तो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ेगी। यही कारण है कि भाजपा ने मौका होने के बावजूद अपना मुख्यमंत्री नहीं दिया। भाजपा बिहार में भविष्य में पूर्ण बहुमत के साथ अपना सीएम बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
ऐसे में अगर इस परिस्थिति में अपने किसी चेहरे को आगे करके उसे और पार्टी दोनों को बदनाम करने, दोनों को जलील कराने वाला रिस्क भाजपा भी नहीं लेगी। बिहार में अब तक जैसी चल रही थी उसी ढर्रे पर सरकार चलती रहेगी। इसका कारण यही है, भाजपा को समय चाहिए। दूसरा कारण, केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर लेकर जाना। पिछड़ों के लिए जो मोदी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। विपक्ष में रहने और गुटबाजी के कारण जो काम अटक गया था उसे चालू किया जाएगा। तीसरा बड़ा फायदा होगा कि केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार होने से योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुल मिलाकर भाजपा बिहार में सत्ता की साझीदार रहकर अपने लिए एक पक्की जमीन तैयार करने की ओर देख रही है। हर कोई इसी छानबीन में लगा है कि नीतीश भाजपा के साथ क्यों जा रहे हैं, भाजपा के साथ उन्हें क्यों ले रही है। लेकिन नीतीश कुमार को आखिर महागठबंधन छोड़ने को विवश क्यों होना पड़ा, इस पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। पहला और इसका सबसे बड़ा कारण है राजद और तेजस्वी यादव के हर कामकाज का श्रेय लूट लेना। सोशल मीडिया में राजद की उपस्थिति अच्छी है, वहाँ उसके चमचे हर छोटे बड़े फैसले का क्रेडिट तेजस्वी यादव को देते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। नीतीश चर्चा से गौण हो रहे थे। दूसरी बड़ी बात, इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार को भाव नहीं मिला। जब से कांग्रेस ने इस गठबंधन को हाईजैक किया, नीतीश कुमार की वैल्यू ही खत्म हो गई। जबकि वो नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने चेन्नई से लेकर लखनऊ तक और कोलकाता से लेकर भुवनेश्वर तक घूम घूम कर गठबंधन के लिए माहौल बनाया था। इसका तीसरा बड़ा कारण, ग्राउंड पर जो जदयू के नेता हैं वो आकर नेगेटिव रिव्यू दे रहे थे महागठबंधन को लेकर। मोदी लहर नाम की वैतरणी से ही चुनावी नौका को पार किया जा सकता है। अपने नेताओं से बात कर कर के नीतीश लगातार ये सुन रहे थे, उन्हें इनका आभास हो रहा था। नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने का तीसरा बड़ा कारण है लालू यादव का जदयू के विधायकों पर नज़र होना। अपने जीवन में लालू ने अब एक ही अंतिम लक्ष्य रखा है, तेजस्वी यादव को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, सीएम बनाना। बचपन से लालू यादव महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहे। उन्होंने जो सोचा है उसके लिए पागलपन की हद तक गए हैं। तेजस्वी को सीएम बनाना उनके लिए अभी सबसे बड़ा पागलपन है। इसके लिए उन्होंने जदयू को तोड़ने तक की जुगत भी डाली थी। यही कारण था कि आनन फानन में दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ललन सिंह से लेकर अपने पास रख लिया ताकि कोई उनकी पार्टी को तोड़ न सके। लालू का प्लान अब फेल हो गया है। भाजपा के साथ जाने से कम नीतीश को यह एहसास है कि उनकी पार्टी तो नहीं टूटेगी। हाँ, नीतीश कुमार के बाद पार्टी का क्या होगा इस पर विश्लेषण हो सकता है। मेरा मानना है कि टूटना तय है। दूसरे दीर्घे के नेताओं के अभाव में जदयू टूटकर भाजपा और राजद में ही मिलने वाली है। ये अलग बात है कि इसका सबसे बड़ा और प्रमुख हिस्सा भाजपा में ही जाएगा, जिसके साथ इसका 1994 से ही गठबंधन है। तब जदयू नहीं, समता पार्टी हुआ करती थी। 70-30 का आंकड़ा होगा। 70% जदयू भाजपा में जा सकती है, 30% राजद में। ये चुनाव राजनीतिक गुना घटाव ये सब की बातें थी, लेकिन क्या इससे बिहार में कुछ बदलाव होगा? कड़वी सच्चाई है, लेकिन पक्ष विपक्ष दोनों नाराज हो सकते हैं। इससे मेरा मानना है अगले 2 वर्षों तक बिहार में मुझे कुछ भी सकारात्मक नहीं दिख रहा है। दूसरे राज्यों में रह रहे बिहार के प्रवासी मजदूर कल भी सुबह उठेंगे, काम पर लग जाएंगे। बिहार के गांवों और चौक चौराहों पर भले ही चर्चा रूस और यूक्रेन की होती हो, लेकिन मतदाताओं का एक बड़ा समूह आज भी जाति के आधार पर वोट करता है। बिहार ने 2015 में एक स्वर्णिम अवसर गंवा दिया। बिहार की जनता ने गंवा दिया, हमने गंवा दिया। अगर तब राजद जदयू की जगह सत्ता में भाजपा आई होती तो शायद 2020 तक बहुत कुछ बदल गया होता। हम भाजपा को कोसते हैं, सवाल करते हैं कि पार्टी अकेले क्यों नहीं लड़ती, नीतीश के साथ क्यों जा रही है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि प्रचंड मोदी लहर के बीच 2015 के चुनावों में भाजपा अकेले ही उतरी थी तो बिहार ने उसे 53 सीटों पर समेट दिया था। यहाँ दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है वाली कहावत चरितार्थ होती है। बीजेपी समझ गई है कि बिहार की राजनीति परंपरागत राजनीति से अलग है, यहाँ का मतदाता अलग है। 2024 को लेकर कोई संशय नहीं है, लेकिन लड़ाई 2025 के अंत में होगी। क्या तब
एनडीए गठबंधन का स्वरूप वही रहेगा जो अब है या बदल जाएगा, ये समय के साथ ही पता चलेगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो से। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए मामले पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप अब भी अपने सुझाव दें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको किस मुद्दे पे वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन तो दबा ही ले। फिर से बता देता हूँ, नमस्कार।